सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हिंदी की कक्षा के लिए तैयार होंगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारे जीवन में एक सच्चे मित्र की बहुत अहमियत होती है। सच्चा मित्र हमें हमेशा सही राह पर लेकर जाता है। रहीम जी ने भी कहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। अर्थात संपत्ति रहने पर लोग अनेक बहाने बनाकर अपने या सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति या संकट के समय जो साथ देता है वही सच्चा मित्र है। तो बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो भी सच्ची मित्रता पर आधारित है। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानी लेखक हिमांशु जोशी द्वारा रचित इस कहानी में एक मित्र की संवेदनाओं का सुंदर चित्रण किया है। विदेश में अपने मित्र की मृत्यु के बाद दूसरे मित्र ने वर्षों तक अपने मित्र के परिवार को संरक्षण दिया, एक साए की तरह, एक पिता की तरह। यही इस कहानी का मूल विषय है। तो आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। नन्हे नन्हे दूध मुँहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी। नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। हर रोज़ वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी उधर झांकता न था। नन्हे मुन्ने दूध मुँहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी। वो व्यक्ति जो विदेश में व्यापार करने के लिए गया था, यहाँ भारत में उसकी पत्नी जो बीमार थी, कमज़ोर थी, और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। रिश्तेदार कोई नहीं था। इस समय वो बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी, गरीबी की हालत से गुजर रही थी। पति का कोई समाचार विदेश से नहीं आ रहा था। ऐसे समय भी कोई रिश्तेदार उनकी सहायता के लिए नहीं आ रहा था। बाद में पत्र से पता चला कि पति अफ्रीका में बीमार है, लेकिन उसके बाद कई महीनों तक पत्र नहीं आया। वे रोज़ डाकिये से उनके पत्र की राह देखते, डाकिये से पूछते, लेकिन कई महीनों तक पति का कोई समाचार नहीं आया। हाँ, बहुत लंबे अरसे बाद एक पत्र एक दिन मिला। बड़ा अजीब सा था वह, बड़ा करुण, बड़ा दर्द भरा। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा था। बहुत महीनों बाद पत्नी को एक पत्र मिला। बहुत दर्द भरा पत्र था, जिसमें उनके पति की गंभीर बीमारी की सूचना थी। वो नैरोबी के, अफ्रीका में नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा गया था। नैरोबी केन्या की राजधानी। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली। इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। विलंब मतलब देरी के कारण। अफ्रीका में रंग भेद नीति बहुत ज़्यादा चलती है, गोरे काले का भेदभाव है, और वहाँ पर जो अस्पताल था वो यूरोपियन था, गोरों का था। इसलिए पति को वहाँ पर पहले तो जगह ही नहीं मिली, एडमिशन ही नहीं मिला, एडमिट ही नहीं किया गया। और जब रोग काबू से बाहर हो गया, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी, किंतु उसने भी अब सार लगता नहीं। सार लगता नहीं मतलब अब कोई नतीजा नहीं आ सकता, यानी अब मृत्यु ही एक मात्र उनका नतीजा है। केवल मृत्यु ही उनको मिलेगी। चंद दिनों की मेहमानदारी है, यानी वे चंद दिनों के मेहमान हैं। ये सारा उस पत्र में लिखा गया था कि अब ऑपरेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है और वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सूझता नहीं। बड़ी दर्द भरी लाइन है कि पति वहाँ विदेश में बैठा है और यहाँ भारत में अपने परिवार की चिंता कर रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा।
पास होते तो भरोसा रहता, भगवान सबका रखवाला है। अगर तुम पास होते तो फिर भी थोड़ा सा विश्वास रहता, भगवान वैसे सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया है वही परवरिश करेगा। परवरिश मतलब पालन पोषण करेगा। पत्नी पत्र पढ़ती और रोती। अबोध नादान बच्चे रुलाई भरी आंखों से माँ का मुंह ताकते। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारी माँ क्यों रो रही है। वो केवल रोते रहते माँ को देखकर और उनका मुंह ताकते रहते थे। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियां डाली उन्होंने, फिर तार। तब कहीं केनिया की मोहर लगाकर एक विदेशी लिफाफा मिला। बहुत चिट्ठियां डाली, बहुत तार डाले, तब कहीं जाकर उन्हें पत्नी लगातार चिट्ठियां डालती रही, टेलीग्राम भेजती रही, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर काफ़ी समय बाद केनिया से एक विदेशी लिफाफा मिला। चिट्ठी आई, परमात्मा का ही चमत्कार है, हालत सुधर रही है, नया जन्म मिला है, यानी ऑपरेशन सफल रहा और अब मेरी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है और मैं ठीक हो रहा हूँ। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले ही की तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं। बीमार इतने थे, कमज़ोर इतने थे कि स्वयं पत्र नहीं लिख सकते थे। इसलिए थोड़े दिनों बाद फिर जो पत्र आया वो भी किसी से लिखवाया हुआ था और उसमें लिखा था कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरी हालत में काफ़ी सुधार है। पहले ही की तरह कुछ रुपए भी पहुंच गए इस बार, और हर पत्र के साथ वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे भेज देते थे। बच्चों के मुरझाए मुखड़े खिल गए। वे बच्चे जो पहले अपनी माँ को रोता देखकर हर समय रोते रहते थे और बीमार से नज़र आते थे, वे बच्चे अब खुश रहने लगे। रुग्ण पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा और पत्नी भी अब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, क्योंकि वो खुश रहने लगी थी। चिट्ठियाँ नियमित रूप से आती रहीं, रुपए भी पहुँचते रहे। अब चिट्ठियाँ नियमित रूप से आती थी, लगातार आती रहती थी और हर चिट्ठी के साथ पैसे भी आने लगे। उसमें लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता है। जो ऑपरेशन हुआ था, हाथ का ऑपरेशन हुआ था, उसके कारण उनको लिखने में तकलीफ़ होती थी, इसलिए वो हमेशा पहले पत्र किसी से लिखवा लेता था। इधर एक नया टाइपराइटर खरीद लिया है उन्होंने टाइपराइटर खरीद लिया तो टाइप करने लगे हैं वो अब चिट्ठियों को। अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा धीरे धीरे, और अपना बिजनेस भी उन्होंने धीरे धीरे बढ़ा लिया है। अफ्रीका में, नैरोबी में कुछ नई ज़मीनें खरीदने का भी इरादा है। अब इतना पैसा आ गया है कि वहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने और ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी हैं। शहर के पास ही एक फार्म हाउस बनाने की भी योजना उन्होंने बना ली है कि एक वहाँ पर फार्म हाउस भी बनाऊंगा। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। हर बार चिट्ठी में घर के बारे में पूछते, पत्नी के बारे में पूछते, बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछते। बड़ी उत्साहजनक बातें थी विस्तार से, और बड़े लंबे लंबे पत्र लिखते थे। सब कुछ बयान किया जाता था उन पत्रों में, दोनों तरफ से। इतना अच्छा पत्र पहले कभी भी नहीं आया था। इतना लंबा पत्र पहले कभी भी नहीं आया था। पहले केवल औपचारिकता ही निभाई जाती थी, लेकिन इस बार टाइपराइटर खरीदने के कारण उन्होंने सबके बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ पूछा। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। वास्तव में सब बहुत खुश थे कि हमारे पिताजी स्वस्थ हैं और उनका बिजनेस अच्छे से चल रहा है। डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे, और जो परिवार बिल्कुल गरीब हो गया था और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया था, अब उनकी स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, शारीरिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। लगभग 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे। अब इसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। 3 साल हो गए थे लगातार पत्र भेजते हुए। इस बार पत्र में पत्नी ने लिखा कि अब समय निकालकर आपको थोड़े दिन के लिए घर पर भी आना चाहिए। बच्चे बहुत याद करते हैं।
उसे देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठी में लिखी रहती थीं उनका अक्षरशः पालन करते हैं। पत्नी ने लिखा कि बच्चे आपको बहुत याद करते हैं, आपको देखने को तरसते हैं। आप जो जो इंस्ट्रक्शन, जो जो हिदायतें चिट्ठी में उन बच्चों के लिए लिखते हैं, वे उनका अक्षरशः पालन करते हैं, यानी पूरी तरह से पालन करते हैं। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते, अपनी माँ को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देते, माँ का हर कहना मानते हैं। पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा। उनका बेटा अज्जू, वो कहता है मैं भी बड़ा होकर अफ्रीका में अपने पापा के पास जाऊंगा और इंजीनियर बनूंगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है, छठी कक्षा में अव्वल आया है। अव्वल मीन्स फर्स्ट, फर्स्ट आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफ़ा मिलेगा। वजीफ़ा मतलब स्कॉलरशिप। मास्टर जी कहते हैं कि वो पढ़ने में इतना तेज है और हमेशा प्रथम आता है, इसलिए उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तनु अब 18 पार कर रही है। तनु बड़ी बेटी, वो 18 साल की हो चुकी है और उसकी शादी की चिंता माँ को सता रही है। उसका भी ब्याह करना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का आपकी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। वो कहते हैं कि कोई भी हमारी जात बिरादरी का, हमारे धर्म का कोई लड़का हो तो तनु का विवाह कर दे। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। जब वो चिट्ठी का जवाब आया तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। लिखा था इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचूंगा। फिर वही बहाना पति का कि इस साल तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन अगले साल जब तुम तनु की शादी करोगी तो मैं जरूर आऊँगा। योग्य वर तो वहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। वो कहते हैं कि अफ्रीका में मैं कोई लड़का तनु के लिए नहीं ढूंढ रहा। अ, तुम भारत में ही कोई अच्छा सा लड़का तनु के लिए ढूंढो, क्योंकि मैं अफ्रीका में उसकी शादी करने के पक्ष में नहीं हूँ। दहेज की चिंता मत करना, कहीं वर की खोज करना। पैसों की कोई चिंता मत करना, बस अच्छा लड़का ढूंढना। वर की तलाश में भटकने की अधिक आवश्यकता नहीं हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। तनु के विवाह के लिए लड़का ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं आई। एक अच्छा संपन्न परिवार का लड़का मिल गया। खाता पीता में संपन्न परिवार का लड़का मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना न मिलता, लेकिन इस भ्रम में कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, सब सहज हो गया। शायद तनु को इतना अच्छा वर नहीं मिलता, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसका पिता, तनु का पिता अफ्रीका में बिजनेस कर रहा है, सोना बटोर रहा है, मीन्स बहुत पैसे कमा रहा है, तो लड़के वाले सहज ही तैयार हो गए। शादी की तिथि निश्चित हुई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय से पहुंच रहा है। पति को सूचना दी गई तनु के विवाह की, तो शादी की डेट भी फिक्स हो गई, शादी की तिथि निश्चित हो गई। तो नैरोबी से फिर पति का पत्र आया कि वह शादी पर समय से पहुंच जाएगा। गहने कपड़े सब बनाकर वह साथ लाएगा, सब कुछ वह अफ्रीका से लाएगा। लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन फिर वही कारण, फिर वही बहाना कि शादी के समय भी पिता नहीं पहुंच पाया। विवशताओं से भरा एक लंबा पत्र आया। इस बीच जो नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी न आने की मजबूरियां बताई हुई थी। इस बार उन्होंने लिखा कि मैंने जो नया कारोबार, नया बिजनेस शुरू किया है, उसमें मजदूरों ने हड़ताल कर दी है। ऐसे संकट के समय सब छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? तो ऐसे समय मैं सारा बिजनेस छोड़कर नहीं आ सकता, मुझे बहुत आर्थिक नुकसान होगा। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं। वर वधु के चित्र उसे अवश्य भेजें, वह प्रतीक्षा करेगा। वो कहता मैंने गहने कपड़े सब भिजवा दिए, सब पार्सल कर दिए, और शादी के बाद तनु और उसके पति की फ़ोटो ज़रूर भेजना, वो इंतज़ार करेगा। खैर, ब्याह हो गया धूमधाम के साथ। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए, सारी फ़ोटो भेज दी और विवाह बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया।
अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में प्रथम आया। 10वीं की परीक्षा में वो प्रथम आया पूरे जिले में। खेलों में भी पहला, और पढ़ाई के साथ साथ वो खेलों में भी हमेशा अव्वल रहता था। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफ़े मिले, स्कॉलरशिप मिली। इनाम में मिली सारी वस्तुओं को फ़ोटो वे पापा को भेजना न भूले। इनाम जीतने के समय जितनी भी फ़ोटो खींचती थी, वो सारे अपने पिता को भेजता रहता था नियमित रूप से। बदले में कीमती कैमरा आया। जब पिता के को ये पता चला कि अज्जू प्रथम आया है, अव्वल आया है, तो इनाम के रूप में उन्होंने अफ्रीका से उसके लिए कैमरा भेजा। गर्म सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। बहुत सारे उपहार आए, कैमरा, गर्म सूट, सुंदर घड़ी, और उसके साथ दिल को छूने वाला एक बहुत बड़ा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है, कि वो बच्चों की बड़े होने के सपने देख रहा है और इसी उम्मीद में जी रहा है कि कल मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा और कारोबार संभालेगा। बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहे, मेरा बेटा इसी तरह मेरा नाम रोशन करता रहे। उनके सहारे वह जिंदगी की डोर और लंबी खींच लेगा। वह सारा कारोबार उन्हीं के लिए तो है, उन्हीं के सहारे वह जिंदा है, विदेश में भी, परिवार से दूर भी। और ये सारा कारोबार जो वो बना रहा है, ये सब तुम्हारे लिए ही है, अपने बच्चों के लिए ही